नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया, एक बार सभी जुड़ जाएं। कमलेश, हटाओ आप 1 मिनट। अपन पोषक विरोधी तत्व पढ़ रहे थे, उसके अंदर कुछ अपन ने पढ़ लिए थे, बाकी का अपन आज पढ़ते हैं। अगला कौन सा पोषक विरोधी तत्व है? टेनिन। कौन सा है? टेनिन। ये भी प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, 14 जने आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टेनिन जो है ये आपको कहां पर मिलेगा? पत्तियों के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। पत्तियों के अंदर टेनिन जो है आपको कहां सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा? पादपों की पत्तियों वाले भाग में, पत्तियों वाले भाग में। ठीक है, और टेनिन जो है वो ये कैसा पदार्थ है? एक धस्त अवरोधक पदार्थ है। धस्त अवरोधक, अवरोधक पदार्थ भी है। आपने सुना होगा गांव के अंदर कि जब किसी आदमी को डायरिया हो जाता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि चाय की पत्ती को उबाल लो, चाय की पत्ती को उबाल कर आप पिला दो तो डायरिया कम हो जाता है। तो उसके अंदर चाय की पत्ती के अंदर मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? टेनिन मिलेगा। और टेनिन क्या होता है? प्रोटीन बाइंडर होता है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडर होता है और दस्त अवरोधक होता है। ये दस्त को क्या मतलब क्या कर लेता है? जो जितने भी पदार्थ है उसको अवशोषित करके, प्रोटीन को अवशोषित करके बाइंड कर लेता है। और जो स्पीड है, जो मल निकलने की जो स्पीड है उसको कम कर देता है। तो गांव के अंदर इस टेनिन का उपयोग किया जाता है दस्त अवरोधक। जो इसका गुण है ना, दस्त अवरोधक पदार्थ का गुण, गांव के अंदर चाय की पत्ती डायरिया के अंदर पिलाकर इसका उपयोग दस्त अवरोधक के रूप में भी किया जाता है। तो टेनिन दस्त अवरोधक भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टेनिन जो है वो प्रोटीन क्या करता है कि जितना भी प्रोटीन पार्ट है उस प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होकर यौगिक बना लेता है। तो उस प्रोटीन का पाचन नहीं होने देता है। ठीक है, तो टेनिन का कार्य विधि क्या है? ये टेनिन जितने भी प्रोटीन पाचक एंजाइम और प्रोटीन प्रोटीन पाचक एंजाइम व प्रोटीन दोनों के साथ बाइंड होकर एक यौगिक बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। और इस यौगिक का ना कोई विखंडन होता है ना कोई पाचन होता है, सीधा का सीधा मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये टेनिन आपका एक पोषक विरोधी तत्व है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः आपको पत्तियों के अंदर मिलेगा, दस्त अवरोधक होता है, प्रोटीन तथा प्रोटीन पाचक एंजाइम के साथ बाइंड होकर यौगिक बना लेता है, जिसका आगे विखंडन अवशोषण कुछ नहीं होता, मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसको खत्म करने का वही आपको कॉमन विधि है, पानी के अंदर भिगो के रखना, उबालना, ये सारे के सारे इसके अंदर अपन काम में लेते हैं। तो ये टेनिन में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। टेनिन में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। नो दिक्कत, बस इतना सा ही अपने को छोटा सा याद रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जो प्रोटीन प्रक्रिया उपापचयों को प्रभावित करने वाले एंजाइम थे उनके सबके नाम आ गए हैं। अब आप लिखो, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित करने वाले पोषक विरोधी तत्व है। अगले कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का अपन ने पढ़ लिया, अगला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को, उपापचय को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले एएनएफ। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपका है एमाइलेज इनहिबिटर्स। पहला कौन सा है? एमाइलेज इनहिबिटर्स। तो मैंने आपको ये चीज समझा समझा के मैं खुद क्या बोलते हैं बोर हो गया हूं। एमाइलेज कैसा एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो ये एमाइलेज इनहिबिटर क्या करेगा? इस एमाइलेज एंजाइम जो है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, उसको काम नहीं करने देगा। एमाइलेज जो एंजाइम है इसकी क्रियाशीलता को रोक देता है, या कम या रोक देता है। ठीक है, जैसे इसकी क्रियाशीलता रुक जाएगी कार्बोहाइड्रेट का पाचन गड़बड़ा जाएगा।
और कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन गड़बड़ा जाएगा तो उसके दुष्प्रभाव प्राणी के शरीर पर आपको दिखने लग जाएंगे। तो आपको नाम से ही याद रह जाना चाहिए, एमाइलेज इनहिबिटर। एमाइलेज का मतलब क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसको बोलते हैं एमाइलेज इनहिबिटर, जो एमाइलेज की क्रियाविधि को अवरुद्ध कर देता है। इतना आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। पिंकी जाकर हम, हाँ, फ्लैक्टुलेंस वो भी सही है, अगला कारक वही है। अगला जो इसका एग्जाम्पल है वो है आपका फ्लैटुलेंस इनहिबिटर या फैक्टर्स, जिसको आप बोल सकते हो। ये क्या होता है ये आपको देखना है, तो इसको आपको समझना है। देखो क्या होता है, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है। पूरा का पूरा ऐसा तो है नहीं कि हर कार्बोहाइड्रेट जो है वो डायरेक्ट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो पॉलीसेकेराइड होता है वो ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, फिर ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें गड़बड़ी होती है छोटी आंत में। गड़बड़ी कहां होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड। और आपको पता ही ओलिगोसेकेराइड में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ये कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है? 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका अगर आपको पाचन करना होता है तो इसको आपको मोनोमर यानी कि मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, एक इकाई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन ये इसको जो पाचन करने वाला एंजाइम है, जो भी एंजाइम है, जैसे अल्फा 16 ग्लूकोसाइड है, ये एंजाइम है, तो अपन उसके नाम याद नहीं करेंगे। इस एंजाइम को अवरुद्ध कर देता है ये फ्लैटुलेंस फैक्टर। आपको क्रियाविधि समझनी है, एग्जाम के अंदर आपको क्रियाविधि नहीं आएगी, याद करने के लिए बता रहा हूं। ये फ्लैटुलेंस फैक्टर जो है ओलिगोसेकेराइड का पाचन ग्लूकोज के अंदर, फाइनली आप जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है, इन सभी एंजाइम को क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है। और जब ये एंजाइमों को अवरुद्ध कर देगा तो ओलिगोसेकेराइड का पाचन नहीं होगा। ओलिगोसेकेराइड का पाचन नहीं होगा तो ये ओलिगोसेकेराइड ऐसा का ऐसा छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत से किस में चला जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। आपको पता है बड़ी आंत के अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं होते। बड़ी आंत के अंदर थोड़ा बहुत पानी का अवशोषण होता है, लेकिन कुछ कुछ जानवरों के अंदर बड़ी आंत के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसकी बड़ी आंत में जाने के बाद में ये ओलिगोसेकेराइड का क्या होता है? किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। और किण्वन से क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और मेथेन गैस बनती है। ठीक है, और इनके इकट्ठा होने की वजह से, इनके इकट्ठा हो जाने की वजह से गैस का निर्माण होता है, डायरिया हो सकता है, नौसिया जिसको बोलते हैं, जानवर का जी मचलाना, इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित करने वाले इन दोनों फैक्टरों को आपको ध्यान में रखना है। एक एमाइलेज इनहिबिटर है जो एमाइलेज की क्रियाविधि को रोकता है, दूसरा है फ्लैक्टुलेंस फैक्टर्स जो क्या करता है? ओलिगोसेकेराइड का छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, अर्थात ओलिगोसेकेराइड का पाचन करने वाले जितने भी एंजाइम हैं उनके कार्य को अवरुद्ध कर देंगे। ओलिगोसेकेराइड वैसा का वैसा बड़ी आंत में चला जाएगा और बड़ी आंत में जाकर वहां फर्मेंटेशन होगा, जिससे कि वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे। जिससे क्या बनेंगे? वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और मेथेन बनेगी। और इन गैसों के इकट्ठा हो जाने की वजह से पेट दर्द, डायरिया और नोसिया जैसे लक्षण जानवर के अंदर देखने को मिलते हैं। इन दोनों में कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बताएं। नो नो नो, ठीक, वेरी गुड। अगला अपन लेते हैं लवणों के उपापचय को प्रभावित करने वाले पोषक विरोधी तत्व। लवणों के उपापचय को प्रभावित करने वाले, रोहितास रिपीट, रणवीर रिपीट, चलो रिपीट कर देते हैं। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूं कि इतने अपन कल और आज अभी तक थोड़ी देर पहले तक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले जितने भी पोषक विरोधी तत्व है उनको अपन ने देखा। ठीक है, इसके अंदर आप अभी अपन देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं। तो इसके अंदर पहला आता है एमाइलेज इनहिबिटर। नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिटर का मतलब संबंधन करना, किसका? एमाइलेज का।
और एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम। तो सीधा सा हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय प्रभावित हो जाएगा। दूसरा आपका जो आ रहा है फ्लेटुलेंस फैक्टर आ रहा है। फ्लेटुलेंस फैक्टर भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मोड ऑफ एक्शन थोड़ी सी अलग है। वो जाके कहां पर गड़बड़ी करता है? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर जहां ओलिगोसेकेराइड का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से पाचन होना होना होता है, उन एंजाइम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे ओलिगोसेकेराइड जो है उसका पाचन नहीं होता। और बिना पचा हुआ ओलिगोसेकेराइड छोटी आंत से किस में जाना है? बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत के अंदर उसके अंदर बहुत सारा किण्वन होगा। किण्वन से वोलेटाइल फैटी एसिड भी बनेंगे, उसका आगे वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण भी नहीं होना। CO2 गैस भी बनेगी, मेथेन गैस भी बनेगी। तो गैस का एक्युमुलेशन हो जाने की वजह से कोलिक पेट दर्द भी होता है, डायरिया भी होता है, नोसिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। अब है लवणों के उपापचय को प्रभावित करना। उपापचय, साल्ट के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है फाइटिक एसिड। पहला कौन सा आता है? फाइटिक एसिड। बहुत इजी सी चीज है कि जिंक, मैंगनीज और फेरस, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो फाइटिक अम्ल के साथ जुड़ जाएंगे। किसके साथ जुड़ जाएंगे? फाइटिक एसिड के साथ जुड़ जाएंगे। और फाइटिक एसिड के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण कर लेंगे। यौगिक, यौगिक कौन सा होगा? यौगिक का नाम, अगर जिंक जुड़ा हुआ है तो जिंक फाइटेट हो जाएगा, आयरन जुड़ा हुआ है तो आयरन फाइटेट हो जाएगा, मैंगनीज जुड़ा हुआ है तो मैंगनीज फाइटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यौगिक बन जाएंगे। आप इनके नाम चाहे तो लिख सकते हो, जिंक फाइटेट, यौगिक जिंक फाइटेट से समझदार हो आपको सबको, आयरन फाइटेट और आपका मैंगनीज फाइटेट, ये यौगिक बन जाएंगे। और इन यौगिक के साथ क्या होना है? इनका अवशोषण नहीं होगा, आकार बड़ा होने का अवशोषण नहीं होगा। अवशोषण नहीं होगा तो ये मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अब मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल गया तो फाइटिक एसिड तो निकल गया, बढ़िया बात है। साथ में जिंक को ले गया तो जिंक की कमी हो जाएगी, आयरन को ले गया तो आयरन की कमी हो जाएगी, मैंगनीज को ले गया तो मैंगनीज की कमी हो जाएगी। तो ये आपका फाइटिक एसिड है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अगला है ऑक्जेलिक एसिड। अगला आपका कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड भी आपको दो रूप में मिलता है। एक आपको घुलनशील ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, घुलनशील ऑक्जेलेट बोल सकते हैं या ऑक्जेलिक एसिड बोल सकते हैं। दूसरा अघुलनशील ऑक्जेलेट बोलते हैं। इसकी मात्रा बताई जाती है कि 10 से 20% तक ही होती है। बाकी आपका 80 से 90% जो भाग है वो कौन से का होता है? घुलनशील ऑक्जेलेट का होता है। किसका? घुलनशील ऑक्जेलेट का होता है। अब घुलनशील ऑक्जेलेट जो है वो किससे बनता है? कौन से अणु से बनता है? घुलनशील ऑक्जेलेट जो है आपका किससे बनेगा? एक सोडियम से बनेगा, उसको बोलेंगे सोडियम ऑक्जेलेट। पोटेशियम से बनेगा तो पोटेशियम ऑक्जेलेट। अमोनियम से बनेगा तो उसको बोल देंगे अमोनियम ऑक्जेलेट। ये आपके हैं घुलनशील ऑक्जेलेट। अघुलनशील ऑक्जेलेट आपके किसके बनेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और मैग्नीशियम ऑक्जेलेट बनेगा। देखो घुलनशील ऑक्जेलेट जो होते हैं ये रूमिनेंट के रूमेन में जाकर इनका विघटन हो जाता है। ठीक है, रूमेन के घुलनशील ऑक्जेलेट जो होते हैं रूमेन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। और विघटन हो जाएगा तो इसका दुष्प्रभाव, इनका दुष्प्रभाव जो है पशु शरीर पर नहीं पड़ता है। तो घुलनशील ऑक्जेलेट का दुष्प्रभाव पशु शरीर पर नहीं पड़ता है, शरीर पर नहीं पड़ता है। क्यों?
क्योंकि घुलनशील ऑक्जेलेट आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से रुमेन के जो सूक्ष्म जीव है इनको तोड़ देते हैं, और तोड़ देंगे, विखंडन कर देंगे, तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, ऑक्जेलेट अपना अलग निकल जाएगा और ये आयन अपने अलग हो जाएंगे, तो इन आयनों का जहां अवशोषण होना होता है वहां अवशोषण हो जाता है। तो घुलनशील ऑक्जेलेट से जानवर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अघुलनशील ऑक्जेलेट जो है ये चूंकि घुलते नहीं है तो इनका विघटन नहीं होता है, रुमेन में विघटन नहीं होता है। अब जब रुमेन में विघटन नहीं होगा तो ये इसी रूप के अंदर मल से बाहर निकल जाएंगे। कैल्शियम ऑक्जेलेट मल से बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्जेलेट बाहर निकल जाएगा, तो मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ये बाहर निकल जाएंगे तो पशु के शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, यहां पर लिख देता हूं, पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। इनकी कमी से पशु का शरीर जो है विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं प्रदीप सियाग, नो दिक्कत। तो खतरा किससे, अघुलनशील ऑक्जेलेट से खतरा है अपने को, पशु के शरीर को किससे खतरा है, अघुलनशील ऑक्जेलेट से। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सभी को, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट अपन और देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है हरी पत्तियों में ज्यादा मिलता है, हरी पत्तियों में अधिक मिलता है, ठीक है। तने में कम मिलता है, तने में तथा परिपक्व पत्तियों में कम मिलता है। अच्छा, ये जो मैं डायलॉग लिख रहा हूं ये एक ऑक्जेलिक एसिड ही नहीं है, बहुत सारे, चाहे आप टेनिन के लिए करो, सेपोनिन के लिए करो, माइमोसिन के लिए टर्मिनोलॉजी यूज करो, आपको सबके लिए ये चीजें लागू करनी है। मैचुरेशन बढ़ता है, किसी भी पादप का मैचुरेशन बढ़ता है तो उसके अंदर पोषक विरोधी तत्व कम होते चले जाते हैं, पोषक विरोधी तत्व कम होते चले जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हरी पत्तियां रहेंगी, इमेच्योर पत्तियां रहेंगी तो उसमें उतने ज्यादा पोषक विरोधी तत्व होंगे। आगे आपके ज्वार के लिए भी आएगा साइनाइड, अपन कल लिख तो लिया था उसके अंदर भी क्या होता है, अपरिपक्व ज्वार के अंदर आपको साइनाइड ज्यादा मिलता है, और जैसे जैसे उनमें मैचुरेशन होने लगता है, परिपक्वता होने लगती है, साइनाइड की मात्रा घटती चली जाती है। तो ये एक यूनिवर्सल डायलॉग आप बोल सकते हो पादपों के लिए, कि पादपों का जैसे जैसे मैचुरेशन होगा, और पत्तियों में भी दो प्रकार की पत्तियों का अगर आप कंपैरिजन करो, एक हरी पत्ती जिसको इमेच्योर बोलते हैं, अपरिपक्व पत्ती, और परिपक्व पत्ती, तो परिपक्व पत्ती के अंदर आपको हमेशा कम मात्रा के अंदर पोषक विरोधी तत्व मिलते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला गोसिपोल, वैसे गोसिपोल के बारे में अपन पढ़ चुके थे, फिर भी आप एक बार देख लो, फास्टली मैं कर देता हूं। गोसिपोल आपको कहां मिलता है, कॉटन सीड केक के अंदर, कॉटन सीड केक, ठीक है। कांकड़ा की खड़ या कपास की खड़ जिसको बोलते हैं, कॉटन सीड केक के अंदर मिलता है, ठीक है। और ये ज्यादा किसको प्रभावित करता है, सुअर व पोल्ट्री, मुर्गी को मुर्गी को ज्यादा नुकसानदायक होता है, ज्यादा नुकसान दायक होता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जबकि घोड़े के अंदर कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होता, घोड़े में कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बात करें रूमिनेंट के अंदर, तो रूमिनेंट के अंदर रूमेन जो है वो गोसिपोल का विखंडन कर देता है, नष्ट कर देता है, तो रूमिनेंट के लिए ज्यादा घातक नहीं है। रूमिनेंट के लिए अपन ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल घातक नहीं है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं है, रूमिनेंट के लिए ज्यादा घातक नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको और याद करने, वैसे अपन पढ़ चुके हैं। इसके दुष्प्रभाव को, आपको जो इंपॉर्टेंट दुष्प्रभाव होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, वरना हम फालतू की चीजें अपन जो है वो अपने नोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। थोड़ी सी मैं स्लाइड डाल लेता हूं।
आगे का अपन पढ़ते हैं ग्लूकोसिनोलेट, थायोग्लूकोसाइड भी इसको बोलते हैं। कल अपन ने देखा था सरसों के अंदर लिखा था ग्लूको, अगला पोषक विरोधी तत्व जो है ग्लूकोसिनोलेट, या इसको अपन थायो ग्लूकोसाइड भी कहते हैं, थायोग्लूकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कहां कहां मिलेगा आपको? या आपको गाजर में भी मिल सकता है, या आपको गोभी में भी मिल सकता है, हरी सरसों में भी मिल सकता है, सरसों का तो अपन ने कल पढ़ा ही था, हरी सरसों के अंदर भी मिल सकता है, मटर के अंदर भी आपको ये पोषक विरोधी तत्व मिल सकता है। ये पोषक विरोधी तत्व अपन ने कल भी पढ़ा था, ये गोइट्रोजेनिक होता है। क्या होता है? गोइट्रोजेनिक होता है। गोइट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी कर देगा, और आयोडीन की डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो थायरोक्सिन का निर्माण क्या हो जाता है? वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन का निर्माण कम हो जाएगा। और कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा पशु? गोइटर डिजीज से, रोग से ग्रसित हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। ज्यादा जोर नहीं देना। ग्लूकोसिनोलेट, मुख्यतः आपको सरसों याद रखनी है, यह एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, सरसों के अंदर कौन सा है। ठीक है, तो सरसों के अंदर आपको ग्लूकोसिनोलेट, थायोग्लूकोसाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाजर, गोभी, मटर ये आप याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। गोइट्रोजेनिक होता है मुख्यतः, गोइट्रोजेनिक आपको पता है ये गलगंड रोग या गोइटर रोग पैदा करने वाला होता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। नो नो नो, ठीक है। अब अपन आते हैं विटामिन को प्रभावित करने वाले पोषक विरोधी तत्व। विटामिन को प्रभावित करने वाले पोषक विरोधी तत्व, और पहली कौन सी विटामिन को प्रभावित करते हैं? विटामिन ए को। विटामिन को प्रभावित या विटामिन के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाले, पहला होता है एंटी विटामिन ए। एंटी विटामिन ए पोषक विरोधी तत्व कौन सा होता है? जो शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी कर दे। तो ये आपको कच्चा सोयाबीन, कच्चा सोयाबीन के अंदर मिलता है। कल मैंने लिखाया भी था एंटी विटामिन ए कच्चा सोयाबीन के अंदर। कच्चा सोयाबीन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लाइपो ऑक्सीजनेज बोलते हैं। एंजाइम को क्या बोलते हैं? लाइपो ऑक्सीजनेज। क्या होता है? एक एंजाइम होता है। किसमें मिलेगा आपको ये एंजाइम? कच्चा सोयाबीन के अंदर मिलता है। और लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है? बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन जो है उसका क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण करके उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जब बीटा कैरोटीन कम हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और विटामिन ए की कमी के रोग आपको पहले पता है, तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अपन चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई ये आपको मिलेगा किडनी बीन के अंदर। किसके अंदर मिलता है? किडनी बीन के अंदर। किडनी बीन के अंदर ये आपको पोषक विरोधी तत्व आपको मिलता है। ठीक है, जो क्या करता है? एंटी विटामिन ई क्या कर देगा? शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी कर देता है। और विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो लैम्ब और जो चूजे हैं चिक, उसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? लिखिए, भेजिए, भेजिए, कौन सी डिजीज हो जाती है लैम्ब और चिक के अंदर? क्रेजी चिक डिजीज, विटामिन ई, वो भी ठीक है। क्रेजी चिक भी विटामिन ई की कमी से होती है। एक और होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कंडीशन विटामिन ई की कमी से ही होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, क्रेजी चिक तो विटामिन ई के वैसे आप सारे रोग लिख सकते हो, सारे रोग जितने मैंने आपको बताया, मलबेरी हेड डिजीज, विटामिन ई की कमी के सारे रोग आएंगे। तो यहाँ पर एक नई आपके लिए रोग आ जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर मतलब मांसपेशियां, और डिस्क का मतलब, डिस्क का अभी तक क्या हुआ है? डिस्क का मतलब हमेशा कठिनाई आई है, और ट्रोफी का मतलब मांसपेशियों की वृद्धि करना। तो इस विटामिन ई की कमी से जो मांसपेशियों की वृद्धि है वो क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी, विकृत हो जाएगी।
ठीक है, तो ये एंटी विटामिन ई है आपका। कोई दिक्कत बताएं? कोई नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक, अब आता है आपका एंटी विटामिन डी। एंटी विटामिन डी, तो ये भी आपको किससे मिलेगी? सोयाबीन के अंदर। किसके अंदर मिलती है? सोयाबीन के अंदर जो है एंटी विटामिन डी जो है आपको मिलेगा सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर एक सोया प्रोटीन होती है, एक सोया नाम की प्रोटीन होती है, सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन, ये सोया प्रोटीन जो है यही किसके रूप में काम करता है? एएनएफ के रूप में। किसके रूप में काम करता है? एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। और यही क्या करता है? शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी करता है। बस छोटी सी चीज है, आपको एक दो लाइन का मतलब समझना है। सोयाबीन होगा, सोयाबीन में सोया प्रोटीन होगा, वो एएनएफ होगा। एएनएफ का मतलब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा, और वो सोया प्रोटीन क्या कर देगा? शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी कर देगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। छोटे छोटे हैं आप, फटाफट बताते जाओ। ठीक है, अगला चलते हैं। एंटी विटामिन के। एंटी विटामिन के, वो आपको सबको पता है, पादप भी पता है, सब चीजें पता है। एंटी विटामिन के ये आपको पता है किसके अंदर मिलेगी? स्वीट क्लोवर के अंदर। ठीक है, काउमेरिन, काउमेरिन, और दोनों नाम है डाइकोउमेरोल, ये दोनों के दोनों। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? शरीर के अंदर विटामिन के की क्या करते हैं? कमी करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन के की कमी। और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी, तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। और रोग को अपन ने नाम दिया था इसी पादप के नाम पर, स्वीट क्लोवर डिजीज। पढ़ चुके हैं अपन। इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बोल सकते हो, कोई दिक्कत है तो मेरे को बोल सकते हो। जितेंद्र नो, ठीक, ओके। अगला है एंटी विटामिन बी 6, या एंटी पायरिडक्सिन भी बोलते हैं। एंटी विटामिन, एंटी विटामिन बी 6। बी 6 का नाम क्या है? पायरी, एंटी पायरिडॉक्सिन। बस इसके अंदर इतना ही याद रखना है। किसके अंदर पाई जाती है? लाइन सीड के अंदर, अलसी के अंदर। लाइन सीड किसके अंदर? अलसी के अंदर। ये पोषक विरोधी तो किस में पाया जाता है? लाइन सीड, अलसी के अंदर पाया जाता है। और कुछ याद नहीं करना, ठीक है, नो दिक्कत। आगे, आगे आता है माइमोसिन। वो भी आपने कल पढ़ लिया था, माइमोसिन। किसमें मिलेगा? सुबाबुल की पत्तियों में। किसमें मिलता है? सुबाबुल की पत्तियों के अंदर। ठीक है, क्या प्रभाव होगा? थायराइड की साइज बढ़ जाती है, थायराइड का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसके अंदर गर्भपात भी होता है, माइमोसिन की वजह से गर्भपात भी होता है। तो सुबाबुल की पत्तियां अगर ज्यादा बकरियों को खिलाई गई तो उसके अंदर आपको गर्भपात भी देखने को मिलता है। और सेम वही कहानी है, अपरिपक्व पत्ती के अंदर माइमोसिन की मात्रा ज्यादा होगी, परिपक्व पत्ती के अंदर परिपक्व के अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और इसका एक वैसे एंटीडोट के अंदर आएगा, मैं एंटीडोट भी आपको बताऊंगा, फिर भी आप एक बार लिख लो, मेरी मौसी। ठीक है, आयरन की कमी, चलो वही बताऊंगा। आयरन सल्फेट से इसका आप मिलाकर माइमोसिन का प्रभाव कम कर सो, मिलाकर माइमोसिन का, ये बता चुका हूं मैं शायद, इसमें बताएंगे या देखेंगे माइमोसिन का प्रभाव कम किया जाता है। शायद मैं फार्मेकोलॉजी में बता चुका हूं ना, ये फार्मेकोलॉजी में बता चुका हूं ना, आयरन सल्फेट, फार्मेकोलॉजी, हाँ बढ़िया बता दिया। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला आता है साइनोजन, जो कल बार बार आ रहा था,
एमाइगडेलिन भी साइनोजन, फलाना भी, दूरिन भी साइनोजन, डिकड़ा भी साइनोजन, क्या है साइनोजन? साइनोजन, तो ये साइनाइड होता है, साइनाइड पॉइजनिंग होता है। पादपों के अंदर साइनाइड जो है वो एससीएन के रूप में पाया जाता है, एससीएन के रूप में पादप शरीर में पाया जाता है, पादप शरीर में पाया जाता है, ठीक है। और एससीएन का पूरा नाम आपको पता ही है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड के रूप में जो है आपको साइनाइड जो है पादप शरीर के अंदर पाया जाएगा। जैसे जैसे पादप की परिपक्वता, जैसे जैसे पादप की परिपक्वता बढ़ती है, अभी कोई डायलॉग है, मैं तो घुमा रहा हूं, तो उस पादप के अंदर एससीएन की मात्रा कम होती चली जाती है, एससीएन की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन कई कारण होते हैं जिसकी वजह से पादप के अंदर साइनाइड की मात्रा अधिक रह जाती है और साइनाइड पॉइजनिंग कर देती है। जैसे पहला तो अपरिपक्व, एक तो आपको साइनोजन पता ही है किसमें पाई जाती है, किसमें मिलेगी आपको, ज्वार और सूडान घास, ये मुख्य याद कर लो, कल मैं 3 भी बताया था, अभी आपको पता है ज्वार सूडान घास, आप इसके अंदर याद रख लो। कल मैंने आपको ये सारे लिखा दिए थे किसके अंदर कौन सा होता है। तो पहला चीज तो ये है, जैसे ज्वार का मैं ले लूं कि ज्वार अपरिपक्व है, ठीक है। तो इस डायलॉग से समझ में आता है अपरिपक्व होगी तो उसके अंदर एससीएन की मात्रा अधिक होगी, किसकी मात्रा अधिक होगी, एससीएन की मात्रा अधिक होगी, तो ये साइनाइड पॉइजनिंग करेंगे। दूसरा बात, अगर आपने ज्वार की फसल को, ज्वार का अपन लेके चल रहे हैं, सूडान घास का हो, ज्वार की फसल को आपने सिंचाई कम की, क्या की, सिंचाई कम की, सिंचाई कम की तो उसका मैचुरेशन नहीं हुआ, ठीक है। जितना पानी कंटेंट बढ़ेगा एससीएन का लेवल कम होता जाएगा, तो पादप शरीर के अंदर पानी की कमी है तो साइनाइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सिंचाई कम की तो भी साइनाइड की मात्रा, तो भी एससीएन की मात्रा जो है वो बढ़ती है। या आपने क्या किया, पादप को खाद दे दी, पादप को खाद दी तथा सिंचाई कम की, सिंचाई कम की, तो ये खाद दे रहे हो, खाद के साथ आपको पता है बहुत सारा पानी देना पड़ता है, ठीक है। तो आपने खाद दे दी मान लो ज्वार को और पानी आपने कम दिया तो उसके शरीर के अंदर साइनाइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जानवर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आपको क्या क्या देखने में मिलते हैं, एक महत्वपूर्ण जो फील्ड के अंदर पकड़ने वाला लक्षण है, डायलेटेड प्यूपिल मिलती है आपको, डायलेटेड प्यूपिल, आंख की पुतली है वो फैली हुई मिलती है, मेंटल कंफ्यूजन मिलता है। मेंटल कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जानवर जो है दिमाग से कंफ्यूज मिलता है कि इधर जाऊं उधर जाऊं। आपने देखे होंगे, इंसान देखे होंगे मेंटल कंफ्यूजन वाले, कई बार रोड पर देखे होंगे, रोड पास करूं या नहीं करूं, क्रॉस करूं कि नहीं करूं, ऐसे लोग आपने मेंटल कंफ्यूजन के बहुत देखे होंगे। तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी आपको ऐसा जानवर जो है वो मेंटल कंफ्यूजन के अंदर मिलेगा। मसल पेरेसिस मिल जाएगा आपको, कम कपाती हुई मांसपेशियां मिलेगी, मसल्स पेरेसिस, थोड़ी थोड़ी आपको उसके अंदर पैरालाइज टाइप को आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के लक्षण आपको साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, तो इसकी एंटीडोट मैं आपको फार्मेकोलॉजी में लिखवा चुका हूं, अगर आपको फार्मेकोलॉजी का ध्यान है तो इसकी एंटीडोट आपको पता है, क्या मिलाते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट एग्जाम में आता है, और डिस्टिल वाटर के अंदर मिला के देते हैं, डिस्टिल वाटर के अंदर मिलाकर आईवी देते हैं, ठीक है। ये 3 ग्राम, ये 15 ग्राम, ये 200 ml पानी, बड़े जानवरों को, बड़े जानवर को ये 200 ml बन गया, पानी के साथ मिलाकर आईवी दे देते, ये इसकी एंटीडोट है। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, एक ने जवाब भी लिखे भेजे, सोडियम नाइट्रेट। जानवर अगर छोटा हो, छोटा जानवर हो तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम कर देना है इसका, इसका 15 का आपको 2.5 ग्राम कर देना है, और डिस्टिल वाटर को आपको क्या कर देना है, 50 ml, और फिर उसको क्या लगा देना है, आईवी लगा देना है,
ये है साइनोजन। कोई दिक्कत तो बताइए। सर, माइमोसिन सीप में ज्यादा हानिकारक होता है क्या? हानि, देखो, हाँ, सीप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सीप के अंदर होगा तो सबके अंदर होगा। जितने रूमिनेंट जानवर हैं, जितने भी रूमिनेंट जानवर हैं, उनके अंदर जो है आपको कोई सा भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है कम घातक मिलता है। वजह रूमेन के अंदर विखंडन। अंकित, स्पीड स्लो करो, करो सर। हाँ, स्पीड अब स्लो ही है, खत्म होने पर स्लो ही है अब अंकित। ठीक है, दो पोषक विरोधी तत्व और है। समझ में तो आ रहा है क्या अंकित? अभी तक तो आ गया ना, स्पीड स्लो कर दूंगा मैं अंकित। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब और स्पीड स्लो कर देंगे अपन, कोई बात नहीं। ये आपको ये एंटीडोट जरूर याद रखनी है। ये वीओ के एग्जाम में भी आती है, एलएसए के एग्जाम में शायद नहीं आई, आ जानी चाहिए अब की बार। नहीं आई ना अभी तक, अब की बार आ जानी चाहिए। देख लो, शायद मेरे हिसाब से आ जाए। नहीं आई तो अब की बार स्टार मार लो, शायद आ जाए। ठीक है, ये पूछी नहीं जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वीओ की एग्जाम भी होती थी तो भी ये पूछ लेते थे, है ना। तो अभी दो बार एग्जाम हो गई, क्यों नहीं ध्यान जा रहा एग्जामिनर का पता नहीं। लेकिन आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट, ऐसे नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगला है नाइट्रेट नाइट्राइट। नाइट्रेट और नाइट्राइट, देखिए क्या होते हैं। आपको पता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये कैसा यौगिक है? एनपीएन कंपाउंड है, एनपीएन यौगिक है। एनपीएन यौगिक का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन नहीं हो जिसके लेकिन नाइट्रोजन हो। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सामान्यतः पशुओं को एनपीएन कंपाउंड के रूप में दिया जाता है। सामान्यतः पशु को एनपीएन यौगिक के रूप में दिया जाता है। अगर आपसे उसको प्रतिशत मात्रा पूछ ले तो 2.2% के आसपास ही आपको देना चाहिए, 2.2% तक फीड का। लेकिन इसकी मात्रा अधिक खिला दी, मात्रा अधिक खिला दी तो ये नाइट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रेट बिल्कुल भी घातक नहीं होता। नाइट्रेट जो है तो वो तो एनपीएन कंपाउंड की तरह आप काम में ले रहे हो, वो कभी घातक होगा ही नहीं जानवर के लिए। लेकिन आपने अधिक मात्रा में नाइट्रेट खिला दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्राइट। और नाइट्राइट क्या है? विषैला है। नाइट्राइट क्या है? विषैला है। ये क्या विषैलागिरी करेगा? ये क्या करेगा? नाइट्राइट का अवशोषण होगा, अवशोषण होकर ये किस में जाएगा? रक्त में जाएगा। और रक्त में क्या करेगा? Fe+2 की जो अवस्था है उसको Fe+3 अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। Fe+2 आपको कहां मिलेगा? हीमोग्लोबिन के अंदर मिलेगा। हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 अवस्था मिलती है, इसको बोलते हैं फेरस। इस आयन को क्या बोलते हैं? फेरस। और या भी ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फेरिक के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? फेरिक के अंदर। और इसका नाम हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन। मिथे हीमोग्लोबिन। ठीक है, मिथे हीमोग्लोबिन। और मिथे हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। अर्थात मिथे हीमोग्लोबिन का रंग भी ब्राउन होता है, भूरे रंग का होता है। और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बिल्कुल इसकी क्षमता नहीं होती। तो मिथे हीमोग्लोबिन क्या करता है? किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। तथा O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। अब O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है तो जानवर के शरीर की हर कोशिका तक जो है, हाँ, रक्त भी कैसा हो जाएगा? इस भूरे रंग की वजह से रक्त भी लिख सकते हो, चॉकलेटी हो जाता है। रक्त का रंग चॉकलेटी हो जाता है, चॉकलेटी। ठीक है, अब देखो, रक्त का रंग चॉकलेटी हो गया मतलब शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, तो जानवर को क्या होने लगेगा? दम घुटने लगेगा। हाइपोक्सिया जो अभी किस में हो रहा है? कोरोना में हो रहा है।
तो हाइपोक्सिया हो जाएगा पशु का, और हाइपोक्सिया से बाद में उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जैसे अभी हो रहा है ना कोरोना में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन ये पैदा करता है। तो इसको एक बार दोबारा आप समझना। इसकी एंटीडोट मैं आपसे पूछूंगा, वो आपको बतानी है। पोटेशियम नाइट्रेट अपन सामान्यतः पशुओं को खिलाते हैं, वो कैसा है, एक एनपीएन यौगिक है, 2.2% तक आप खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसकी मात्रा, आपको सोचा कि ज्यादा प्रोटीन बढ़ा देते हैं, इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, 15-20% कर देते हैं, तो मात्रा अधिक खिला दी तो ये नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्राइड आपका क्या होता है, विषैला होता है, और इस विषैले पदार्थ का अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण होकर वो किस में जाएगा, रक्त में जाएगा, और रक्त में जाकर हीमोग्लोबिन की Fe+2 जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है, Fe+2 अवस्था है, उसको Fe+3 अवस्था के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला ना, तभी तो +3 अवस्था में, तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे क्या बनता है, मिथेमोग्लोबिन बनता है, मिथेमोग्लोबिन बनता है। इसका ब्राउन रंग होता है, इसकी वजह से आपके जो पूरे रक्त का रंग ब्राउन या चॉकलेटी हो जाता है। और मिथेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता नहीं होती, तो शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो कोशिका किस में चली जाएगी, हाइपोक्सिया में चली जाएगी, और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। रोहिता सैनी, नो दिक्कत। अंकित, 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 अगर दोबारा, अंकु चौधरी नहीं, अंकित, हाँ नो दिक्कत, ठीक। अब इसका एंटीडोट आप बताइए, क्योंकि फार्मेकोलॉजी में मैं लिखवा चुका हूं। एंटीडोट बताइए इसकी। 1% मिथाइलिन ब्लू, सही है। तो इसकी एंटीडोट आप लिख लो, ये भी आनी चाहिए एग्जाम में, क्यों नहीं आ रही पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइनाइड ऑयल। 1% मिथाइलिन ब्लू जो है इसकी एंटीडोट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सब। अब आगे की तरफ चलते हैं, अपन लास्ट उठाते हैं एफ्लाटॉक्सिन। अल्फाटॉक्सिन, ठीक है, किससे मिलता है, कवक से स्त्रावित होता है, कवक से स्त्रावित होता है। कौन कौन से कवक है, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पैरासिटिकस और राइजोपस। कौन कौन से कवक से, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पैरासिटिकस और राइजोपस, इन कवकों से ये टॉक्सिन रिलीज होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी खाने के अंदर ज्यादा मिलेंगे, जिस खाने में नमी ज्यादा होगी। फंगस की वृद्धि कहां होती है, अधिक नमी वाले खाने में। तो अधिक नमी वाले खाने में, अधिक नमी वाले खाने में आपको इसके, आपको पता है अधिक नमी वाले खाने में इन कवकों की वृद्धि अधिक होती है, और जब इन कवकों की अधिक वृद्धि होगी तो आपका अफ्लाटॉक्सिन भी अधिक बनेगा, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं ये, जिसको एएफ, B1, एएफ का मतलब अफ्लाटॉक्सिन, B1 एएफ, B2 एएफ, G1 एएफ, G2 एएफ, एम, ठीक है, एम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे विषैला, सबसे जहरीला कौन सा है, B1 है, B1 है। दुग्ध में कौन सा पाया जाएगा, दुग्ध में एएफएम या एएफएम, एएफएम, एम का मतलब मिल्क, समझ लो आप, पाया जाता है, दूध में एएफएम पाया जाता है, ठीक है। ये कौन से जानवर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो पोल्ट्री को, मुर्गियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
इसके प्रभाव क्या-क्या हैं? आपको मैंने कल ही बताया था। ये लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। लीवर कैंसर हो जाता है। लीवर कैंसर होता है। ठीक है? इसका स्रोत मैंने आपको कल ही बताया था। ये ये ज़्यादा वृद्धि किसमें मिलता है आपको? मूँगफली में। मूँगफली में पाया जाता है। तो मूँगफली को पाया जाता है। मूँगफली को बोला जाता है कि गरीब आदमी की काजू है, तो इस काजू को थोड़ा ध्यान से खाएँ। जब छिलो तो देख लिया करो अंदर से काली मूँगफली हो उसको फेंक दिया करो, लालच ना करें। ठीक है ना? एक मूँगफली की लालच के चक्कर में हाँ, मूँगफली जब छिल के खाओ ना, तो एक आधी मूँगफली अंदर से काली निकल जाए उसको छोड़ दिया करो मेरे भाई, आगे 10 रुपए की और मिल जाएगी। वो आपको यहाँ तक ले जा सकती है लीवर कैंसर तक। ठीक है? अपन छोड़ते नहीं है यार, बस स्वाद आ रहा है, जाने देना यार क्या होता है। ठीक है? तो ये आपके पोषक विरोधी तत्व थे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो मेरे को बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं पिंकी जाखड़, अंकित नो दिक्कत नहीं। अरे रवीना नाम की लड़की है क्या? रवीना, रवीना उपस्थिति दे एक बार। रवीना हरजालपुरा, रवीना तो उसने रेगुलर हो रही है देख क्लास। कोई अगर कारणवश नहीं होती तो कोई वजह से नहीं हो पाती तो नहीं होती, बाकी रेगुलर होती है देख ले, है ना? विश्वास होने लगा ना कि वे गड़बड़ी तो नहीं करते सर। पैसा वैसा कुछ खावा के भाग नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपन इधर ही रहेंगे, बार बार पढ़ाएंगे जितनी बार नहीं है सर क्लास। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी। बिल्कुल विश्वास रखो आप, आपका पूरा कोर्स कराएंगे, बड़े प्यार से कराएंगे। थैंक यू रोहितास, पूरा कोर्स करवाएंगे आपको बिल्कुल शानदार तरीके से, घास कटाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। गुड नाइट।